जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया। हमारी ये जो वीडियो की सीरीज आप देख रहे हैं, आप इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। बस उस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट हमको आपको करना है। वो है अनअकैडमी ने एक आइकॉनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अनअकैडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम में क्या है कि अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके डाउट सोल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे। जनरली वैसे भी होते ही हैं। लाइव क्लासेस होगा। आपके 3 टेस्ट पेपर लिए जाएंगे, 40%, 80%, 100% सिलेबस के, जिनकी कॉपी चेक करके आपको दी जाएगी और कोई भी गलती होगी आपकी वो आपको बताई जाएगी, ताकि एग्जाम में वो गलती आप ना दोहराएं। वीकली टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होगा। बुक्स जो आपको मिलेगी हार्ड कॉपी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। जो भी स्टडी मटेरियल होगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और स्ट्रक्चर कोर्स आपको अवेलेबल होगा। हाँ, 40%, 80%, 100% टेस्ट सीरीज के लिए। ये आपके 12 मंथ्स, 24 मंथ, 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप MGST कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। ग्रुप 2 और इनके कॉम्बो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ना अब आप एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारा आज का टॉपिक है रिवीजन का, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम एक ब्रशअप करेंगे, एक रिवीजन करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, गुड्स के केस में क्या होता है, सर्विसेज के केस में क्या होता है। और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन ये फाइनल पे आता ही आता है। तो ओके, शुरू करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। हम प्लेस ऑफ सप्लाई में सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि गुड्स और सर्विस जो केस होंगे आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के, ना प्लेस ऑफ सप्लाई के आपके केसेस होंगे, एक तो गुड्स, एक सर्विसेज। गुड्स के अंदर भी 2 केस होते हैं। पहला तो ये याद रखना कि प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा IGST एक्ट में, सारे सेक्शन IGST एक्ट के सेक्शन होंगे, सारे किसके होंगे, IGST एक्ट के। ओके, गुड्स एक तो विद इन इंडिया सप्लाई कर रहे हो आप, विद इन इंडिया। दूसरा, या तो आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स या एक्सपोर्ट कर रहे हो, बराबर है। विद इन इंडिया सप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन लगेगा 10। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन लगेगा 11। सर्विस के केस में आपके बेटा ये पार्ट्स हो जाएंगे, 2 पार्ट्स कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के हैं। और दूसरा केस हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दोनों में से कोई एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की है। क्या है बेटा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की है। ओके, दोनों में से किसी एक की लोकेशन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ये अंडर सेक्शन 12 में आएगा, ये अंडर सेक्शन 13 में आएगा। ये सारे सेक्शन IGST एक्ट के हैं। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं इन्हीं सेक्शन के लिए। सबसे पहले हम सेक्शन 10 कंप्लीट करेंगे, देन सेक्शन 11, फिर 12 एंड 13 की तरफ बढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसे पहले सेक्शन 10(1) क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स के मूवमेंट का कैसे कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ मुंबई का, ये जो मेरी लोकेशन है वो मुंबई है, मैं हूँ सप्लायर और मैंने ये दिल्ली के भाई साहब है, दिल्ली के इन भाई साहब को मैंने गुड्स भेजा। ये देखो गुड्स जा रहा है दिल्ली, बराबर है। तो गुड्स में मूवमेंट हो रहा है। तो जब आप डिलीवरी कर रहे हो तो उस टाइम पे मूवमेंट हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, वहाँ पे डिलीवरी की जाएगी, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। और मूवमेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट होगा। जैसे मुंबई से गुड्स निकला दिल्ली के लिए तो दिल्ली में मूवमेंट टर्मिनेट होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। नेक्स्ट है गुड्स आर डिलीवर्ड। सेक्शन 10(1) भी बोलता है गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। इधर देखना बेटा ध्यान से मैं मुंबई का हूँ, ये भाई साहब जो है दिल्ली के हैं और आप पुणे के रहने वाले हो। आप कहाँ के रहने वाले हो, पुणे के। पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, आप पुणे के रहने वाले हो। इन भाई साहब दिल्ली वाले जो भाई साहब हैं, ये इन्होंने मुझे बोला कॉल करके कि भाई साहब कुछ गुड्स चाहिए हमारे को। मैंने कहा मिल जाएगा। बोले क्या चार्जेस लोगे। मैंने कहा सर 10 लाख रुपीज़ लगेंगे। बोले ठीक है, गुड्स की डिलीवरी पुणे करनी है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब मुंबई से मैंने गुड्स की डिलीवरी पुणे आपको की है, इनके कहने पे, इनके डायरेक्शन पे। प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे लिए
प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। ये भाई साहब दिल्ली के हैं क्योंकि मैं इनवॉइस इनके नाम पे रेज करूंगा, मैं जीएसटी नंबर इनका डालूंगा और इनकी लोकेशन क्या है, दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर जो डायरेक्शन देता है, थर्ड पर्सन जो डायरेक्शन देता है कि गुड्स कहाँ ले जाना है, डायरेक्शन देने वाले की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब यहाँ पे दो डील हुई है, पहली मेरे और इनके बीच में, मैं इनको 10 लाख का इनवॉइस इशू करूंगा, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। दूसरी डील हुई है इनके और आपके बीच में, आप पुणे के, ये दिल्ली के, इन दोनों, आप दोनों के बीच में डील हुई है, ये सेकंड डील है। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगा, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगा। सप्लायर ये भाई साहब होंगे, रिसिपिएंट आप होंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगा यहाँ पर ना। मान लीजिए ये आपसे 12 लाख चार्ज करते हैं, तो 12 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे, और मैं इनसे 10 लाख चार्ज करता हूं, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। नेक्स्ट, नो मूवमेंट का केस। ये देखो पीछे शॉप दिख रही है, मेरी मोबाइल शॉप है। आप मेरी शॉप पे, आपने बोला भाई साहब मोबाइल चाहिए, मैंने मोबाइल लिया, आपको दिया, आपसे पैसा लिया, गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं। जहाँ पे गुड्स रखा हुआ था वहीं की वहीं डिलीवरी हो गई आपको। तो जो गुड्स की लोकेशन थी, जहाँ पे गुड्स सिचुएटेड था, उसी जगह पे आपको डिलीवरी दे दी गई है, उसी जगह पे आपको डिलीवरी हो गई। तो गुड्स में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उससे पहले ही डिलीवरी हो गई, उसको बोलते हैं नो मूवमेंट। और यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहाँ पे गुड्स सिचुएटेड है, जहाँ पे गुड्स रखा हुआ है, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, मतलब लोकेशन ऑफ गुड्स। तो नो मूवमेंट के केस में लोकेशन ऑफ सच गुड्स, वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल के लिए मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और ये मेरी मशीन है, मैंने लीज पे दे रखी है जयपुर में किसी को। अब लीज एक सर्विस है, वो हर महीने मुझे 1 लाख रुपया लीज का पेमेंट करता है, 1 लाख रुपया रेंट पे करता है। और कहाँ है, जयपुर में। ये जयपुर है, जयपुर में मैंने मशीन दी है, मैं मुंबई का रहने वाला। अब ये सर्विस के केस में जाएगा, यहाँ पे सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा, बराबर है। लेकिन अब इन भाई साहब ने क्या बोला, 3 साल बाद इन्होंने मुझे बोला कि सर ये मशीन मुझे बेच दो ना। मैंने कहा ठीक है, आपको मैंने बेची, आप मुझे 50 लाख रुपया दे दो। ये मुझे 50 लाख रुपीस दे रहे हैं, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब देखो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मैं मशीन बेच रहा हूँ, तो सर्विस नहीं है ये, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे गुड्स की लोकेशन हो। अभी गुड्स कहाँ रखा हुआ है, जयपुर में, इनके पास में, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर माना जाएगा यहाँ पर। ओके, नाउ नो मूवमेंट का केस है ये भी। नेक्स्ट, गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल्ड। मान लीजिए मुझे, ये भाई साहब है, ये रतन टाटा जी ने मुझे बोला कि महेश गौड़ सर एक प्लांट है हमारा, एक मशीन है, वो हमको चाहिए। मैंने कहा सर मिल जाएगी। बोले कि चंडीगढ़ में हमारा प्लांट लगने वाला। रतन टाटा मान लेते हैं दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी लोकेशन दिल्ली है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में। इन्होंने बोला कि हमारा एक प्लांट चंडीगढ़ में लगने वाला, ये चंडीगढ़ है, और बोले चंडीगढ़ में आपको मशीन लगानी है। मैंने कहा ठीक है। अब वो मशीन मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट्स ले जाकर के असेंबल करनी पड़ेगी, बराबर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में लोकेशन क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे असेंबल हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। तो याद रखना, कभी भी कोई भी प्रोविजन, जैसे आपको लगेगा 10(1)A या 10(1)B या 10(1)C इनमें से कोई आना चाहिए, तो बेटा याद रखना हमेशा लेटर प्रोविजन ओवरराइड कर जाता है अर्लियर प्रोविजन को। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डायरेक्शन दिया दिल्ली से रतन टाटा ने कि मशीन लगाओ चंडीगढ़ में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, बिल्कुल नहीं। चंडीगढ़ की यूनिट भी इन्हीं की है, वहाँ पर मुझे इंस्टॉल करने की परमिशन मिली है, मैं वहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उस केस में जहाँ पे इंस्टॉल हो रही है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी बेटा। प्लेस वेयर गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल्ड। गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड। बोर्ड पे अगर गुड्स सप्लाई करता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन मुंबई से रवाना हुई, देखो पीछे ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन मुंबई से रवाना हुई और ये ट्रेन जा रही है दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से रवाना हुई, दिल्ली जा रही है। सूरत में इस ट्रेन में मैं खाना चढ़ाता हूँ, मान लो मैं खाना सप्लाई करता हूँ, इस ट्रेन में खाना चढ़ाता हूँ, पानी की बोतल चढ़ाता हूँ, दही के पैकेट चढ़ाता हूँ, आइसक्रीम के पैकेट चढ़ाता हूँ, वो सब मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ, गुड सप्लाई कर रहा हूँ, पानी की बोतल, दही के पैकेट्स, आइसक्रीम्स के पैकेट्स, वो सब। अब मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ, वो गुड्स मैं ट्रेन में चढ़ा रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहाँ से उस गुड्स को ट्रेन में लिया गया है, मतलब सूरत माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेम फ्लाइट में होता है, फ्लाइट एक है, ये फ्लाइट दिख रही है, ये फ्लाइट उड़ करके जा रही है मुंबई, मुंबई से जाएगी गोवा, गोवा से दिल्ली। गोवा में इसमें खाने पीने के सामान, पैकेट्स वगैरह, देखो जैसे ये कप्पा मैगी होती है, कप्पा मैगी हो गई, ये आइसक्रीम के पैकेट हो गए, ये पानी की बोतल हो गई, ये सब फ्लाइट में जो गोवा के किसी पर्सन ने सप्लाई किया। ये भाई साहब है गोवा के, इन्होंने सप्लाई किया और 1 लाख का बिल बना दिया एयरलाइंस के नाम पर। अब ये जो 1 लाख रुपया, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा, जहाँ से इनको चढ़ाया गया है। ओके ना, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन इन द टर्म्स ऑफ अबव प्रोविजन। सारे ऊपर के प्रोविजन जो आपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, इट शेल बी डिटरमाइन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है, ये अभी तक आया नहीं है, तो हाल फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। ओके, तो 10(1)E गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, प्लेस वेयर गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। ना अब बारी आती है सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 बोलता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के केस में
लोकेशन ऑफ इंपोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये कानपुर के भाई साहब है, कानपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने गुड्स इंपोर्ट किया। ये देखो ये वेसल्स आ रहा है, इस वेसल से गुड्स इनका मुंबई उतरेगा, मुंबई से फिर कानपुर जाएगा। अब याद रखना गुड्स मुंबई उतरा, भले ड्यूटी मुंबई में चार्ज होगी बट प्लेस ऑफ सप्लाई कानपुर माना जाएगा। क्यों? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। ओके, ये भाई साहब कहाँ के थे? कानपुर के। एक्सपोर्ट, गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, मैं जैसे मुंबई से दिल्ली माल भेज रहा हूँ, तो ये देखो एयरलाइंस है ना, ये गुड्स लेकर के जा रही है मुंबई से दिल्ली। तो अब यहाँ पे देखना जो गुड्स में भेज रहा हूँ, गुड्स, तो जो गुड्स में भेज रहा हूँ उस गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आउटसाइड इंडिया। एयरलाइंस को जो भाड़ा दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आउटसाइड इंडिया। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? दैट्स गुड। अब यहाँ पे देखो बेटा, सेक्शन 12 जो है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कब रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, कब नहीं माना जाता, उनको लेकर के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये कुछ सर्विसेज है जिनको मैं नाम दे रहा हूँ टाइगर। ये देखो टाइगर की फोटो दिख रही है, टाइगर। ये टाइगर वाली सर्विसेज जो होती है ना, इसमें अगर इस सर्विस, ये वाली सर्विसेज क्वेश्चन में दे दे आपको और साथ में यूँ बोल दे कि जो रिसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन मानी जाएगी। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ LORP, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ये कौन कौन सी सर्विसेज है सर? पहला T, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज अगर आप दे रहे हो और जिसको भी आप दे रहे हो अगर वो GST में रजिस्टर्ड है, तो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। फिर सर्विस आपने कहीं पे भी दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। T2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। T3, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। I, इंश्योरेंस। G, जनरल प्रोविज़न। ये 12(2) है सेक्शन। जब कोई सेक्शन नहीं लगता तो ये वाला सेक्शन लगेगा। ओके। E, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस। याद रखना ये जो 6 सर्विसेज 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इन 6 सर्विसेज, सिर्फ 6 सर्विसेज, वापस से बोल रहा हूँ, सिर्फ इन 6 सर्विसेज में अगर लिखा गया कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिसिपिएंट की लोकेशन जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इनके अलावा कहीं पर भी रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, दे भी दे तब भी उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जरूरी नहीं है। ओके, जरूरी नहीं है। ओके चलो अब हम पढ़ेंगे ये प्रोविजंस। ये खाली एक बार मैंने आपको बता दिया ताकि अब जब अपन आगे इनको डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता रहे कि भाई यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रिसिपेंट की लोकेशन होगी नहीं होगी, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये वाले 6 केस याद रखना खाली आप। अब 1 बाय 1 हम चलते हैं। सबसे पहले हम बेटा 12(3) से शुरुआत करेंगे। सर 12(3) क्यों, 12(2) क्यों नहीं? 12(2) सबसे लास्ट में करेंगे। जब कोई प्रोविजन नहीं लगता तो 12(2) लगता है बेटा, तो 12(2) हम सबसे लास्ट में लेंगे ना। 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या हाउस बोट वगैरह से रिलेटेड हो, बराबर, वो सब यहाँ पे कवर होगी। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये बिल्डिंग है, आप ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं रेंट पे देता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज, चाहे डायरेक्टली रिलेटेड हो चाहे इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। कौन कौन सी सर्विसेज आ सकती है जरा देखना। रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज आ जाएगी, ये होटल वगैरह जो रेंट पे देते हैं रूम वगैरह उनकी सर्विसेज आ जाएगी। ये माइंस वगैरह जो है, ज़मीन से माइनिंग्स वगैरह निकालते तो ये ज़मीन मैंने लीज पे ली है तो ये वाली सर्विसेज भी इधर आ जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज आ जाएगी। इंटीरियर डेकोरेटर, ये इंटीरियर डेकोरेटर है, इनकी सर्विसेज आ जाएगी। और इनसे जुड़ी हुई कोई भी एंसिलरी एक्टिविटीज़ होगी वो भी इधर ही कवर होगी, वो भी यहाँ पर कवर होगी। शादी ब्याह फंक्शन के लिए मैं हॉल बुक करता हूँ वो भी इधर कवर होगा। मैं कहीं पर घूमने जा रहा हूँ, मैंने होटल में रूम बुक किया वो भी इधर कवर होगा। मैंने एक्स्ट्रा बेड मंगवाया होटल में तो एक्स्ट्रा बेड मंगवाना मूवेबल
है, बेड मूवेबल होता है बट फिर भी इधर कवर होगा क्योंकि एंसिलरी एक्टिविटीज़ है। दूसरा, इसके अलावा हाउस बोट वगैरह, ये शिकारा कश्मीर में देखो हाउस बोट चलती है, इनकी सर्विसेज वो भी इधर ही कवर होगी, हाउस बोट की सर्विसेज भी बराबर है। भले ही ये मूवेबल है फिर भी इधर कवर होगी। ओके, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो थंब रूल क्या बोलता है, जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या सिचुएटेड होने वाली है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई है। सच सिचुएटेड होने वाली आपने बात क्यों बोली, क्योंकि उसका रीजन है बेटा, मान लो ये जमीन है, मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है और आप मुझे आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहे हैं, तो अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, बनने वाली है, तो जिस जगह बनने वाली है आप जो सर्विस मुझे दे रहे हैं उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाएगी जहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली है। आप दिल्ली के रहने वाले, बिल्डिंग मुंबई में बनने वाली, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, आप मुझे आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, मुंबई, जहाँ पे वो बिल्डिंग बनने वाली है। ओके ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल्स इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। लेकिन अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में रिसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, रिसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, एक घर दुबई में भी ले लिया अभी रिसेंटली, और आप चाहते हो उसका इंटीरियर डेकोरेशन का काम मैं करूँ, आप दिल्ली के रहने वाले, मैं मुंबई का रहने वाला, इंटीरियर डेकोरेशन का काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं, आपकी लोकेशन दिल्ली है, मेरी लोकेशन मुंबई है, दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में, और जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएटेड है, दुबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली दुबई होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोला गया, अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन होगी, मैं तो सप्लायर हूँ, रिसिपिएंट आप है, आपकी लोकेशन क्या दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल्स लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज़्यादा स्टेट में अगर लोकेटेड है तो उस केस में क्या होगा, तो डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, देन प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन टू बी इन ईच ऑफ द स्टेट प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यूज सर्विस कलेक्टेड एंड और डिटरमाइंड। सर ये क्या होता है जरा समझाओ ना, इधर आ जाओ बेटा, समझना इधर, 2-3 चीज़ें एक साथ ही कवर कर लेता हूँ। मान लीजिए ताज होटल है, इनकी एक ब्रांच मुंबई में, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, मुझे एक प्रोग्राम करवाना है, बराबर है, मैं 2 दिन के लिए प्रोग्राम मेरा मुंबई में होगा, 2 दिन का प्रोग्राम मेरा दिल्ली में होगा, 1 दिन का प्रोग्राम मेरा जयपुर में होगा। मैंने ये ताज होटल जो है ये बुक की और तीनों का पैसा, इसके लिए मैंने जो ताज होटल के ओनर है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला सर मुंबई के लिए आप मुझे 10 लाख रुपीज़ पे कर देना, दिल्ली के लिए आप मुझे 12 लाख एंड जयपुर के लिए आप मुझे 5 लाख पे कर देना। 5 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर होगा, 12 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, 10 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये बोल देता है कि मैंने लमसम पूरा ये जो है पूरा का पूरा इनको एक के साथ पेमेंट कर दिया 25 लाख रुपया, तीनों जगह का एक के साथ कर दिया और जयपुर में कर दिया। बट अगर बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है, सॉरी 25 लाख नहीं होगा, कम होगा, ये कितना होगा 22 नहीं, ज़्यादा है 27, ये 27 लाख जो है ये मैंने पूरा जयपुर में पे किया। बट अगर बाइफर्केशन दिया हुआ है तब 10 लाख के लिए मुंबई माना जाएगा, 12 लाख के लिए दिल्ली, 5 लाख के लिए जयपुर, भली सारा पैसा एक ही साथ मैंने जयपुर में दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर ये बाइफर्केशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सीधा आपको बोल दिया 27 लाख रुपीज़ आपको पे करने हैं तीनों जगह के, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो बेटा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिस्क्राइब्ड मैनर से निकाला जाता है, बराबर। वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें। ओके चलो आ जाओ प्रिस्क्राइब्ड मैनर पे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस etc and its ancillary services other than the case where the such property is single property located in 2 or more contiguous state or both। ये क्या बोलना चाहता है ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं किसी प्रोग्राम के लिए या मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मुझे मार्केटिंग के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो मैं ताज होटल का एग्जांपल लेते हैं अपन। ताज मुंबई में गया, दिल्ली में गया, जयपुर में गया, इन सब का मैंने एक के साथ 30 लाख रुपीज़ दिया, बराबर, एक के साथ, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई बाइफर्केशन नहीं है। अब मैं क्यों ये जगह मैंने क्यों बुक की, रात को रुकने के लिए, दिन भर तो मैं काम करता हूँ, नाइट स्टे कर सकूँ। मैंने 2 नाइट यहाँ पे स्टे किया, मैंने 3 नाइट यहाँ पे स्टे किया, 1 नाइट यहाँ पे स्टे किया, तो ये 30 लाख 2:3:1 में डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। तो कितना आ जाएगा, ये 10 लाख, ये 15 लाख और ये 5 लाख।
10 lakhs के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, 15 lakhs के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, 5 lakhs के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर होगा। ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर है बेटा। नेक्स्ट आते हैं बी, all other services provided in relation to immovable property including services by way of accommodation any immovable property for organizing any marriage or reception etc. ये supply of accommodation by a hotel in guest house club campsite by whatever name called where such property single property located in two or more contiguous state or and union territory। चलो आ जाओ बेटा, ये क्या बोलना चाहता, ध्यान से सुनना। मैं किसी फंक्शन वगैरह के लिए होटल बुक करता हूँ, होटल का ऑडिटोरियम हो गया, होटल का हॉल हो गया, ये सब बुक करता हूँ, शादी ब्याह फंक्शन है कोई उसके लिए, बराबर। इधर देखना, ये ताज होटल है मुंबई की, ये है दिल्ली की, ये है जयपुर की। यहां पर रिंग सेरेमनी होगी, यहाँ पर लेडी संगीत होगा और यहाँ पे शादी होगी, बराबर। 3 लोकेशन अलग अलग, तीनों के लिए मैंने 30 लाख रुपीज़ पे किया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एक ही साथ पे कर दिया, लमसम, बाइफर्केशन नहीं है। जब बाइफर्केशन नहीं होता तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर यहाँ पर क्या लिया जाएगा, शादी ब्याह फंक्शन के लिए अगर बुक किया जाता तो एरिया वाइज देखा जाएगा। मुंबई की प्रॉपर्टी जो है ताज होटल की, वो कितने एरिया में बोले, 20,000 स्क्वायर फीट में, दिल्ली वाली 30,000 स्क्वायर फीट में, जयपुर वाली 10,000 स्क्वायर फीट में मान लो। तो 20:30:10 के रेशो में ये अमाउंट डिवाइड होगा और उसी हिसाब से फिर प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी, प्रोपोर्शनेट ये माना जाएगा। अगर मान लीजिए इसके अलावा एक और पॉइंट है, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ये जैसे ये वाला स्टेट है राजस्थान, ये वाला स्टेट है गुजरात, और कोई ऐसा होटल वगैरह है जो 2 प्रॉपर्टी में, कोई रिसोर्ट है या कुछ भी है, 2 प्रॉपर्टी 2 स्टेट को कवर कर रहा है, उस केस में बेटा मान लीजिए मैं इस रिसोर्ट में गया और मैं 2 दिन के लिए रुक रहा हूँ, एक ही रिसोर्ट में रुक रहा हूँ, 2 दिन के लिए रुक रहा हूँ, और मैंने पेमेंट किया 20,000 रुपया। अब 20,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना है, राजस्थान या गुजरात, तो इस होटल का एरिया वाइज डिवाइड होगा। ये एरिया मान लेते हैं 12,000 स्क्वायर फीट है, ये 8,000 स्क्वायर फीट है, तो 12,000 रुपीज़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा, इसका अलग इन्वॉइस बनेगा। 8,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा, इसका अलग इन्वॉइस बनेगा। मतलब ऐसी जगह पे 2 इन्वॉइस बनेंगे। तो कोई भी होटल अगर 2 स्टेट या 2 यूनियन टेरिटरी में कवर हो रही है, उस केस में ये वाला प्रोविज़न लगेगा, अगर अमाउंट एक के साथ लमसम आप पे कर रहे हो, ओके, कोई बाइफर्केशन ना हो तो। नेक्स्ट एक आता है इसके अंदर, सर्विसेज बाई वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन बाई हाउस बोट और वेसल्स एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज। ये क्या होती है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए ये अपना एक एरिया लेते हैं अपन, ये इंडिया है मान लीजिए, अब ये जो इंडिया है इसमें मैं, ये मुंबई से रवाना हुआ गोवा के लिए बाई हाउस बोट के थ्रू जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखना, ये वाला एरिया महाराष्ट्र में आता है, ये वाला एरिया गोवा में आता है मान लो। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने हाउस बोट वाले को जो पैसा दिया ना अमाउंट, वो दिया 10,000 रुपीज़, या राउंड फिगर में ले लेता हूँ मैं इसको थोड़ा, और 24,000 रुपीज़, 24,000 पे किया। अब क्वेश्चन ये कि 2 स्टेट कवर हो रहे हैं, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो भी ऑनर है यहाँ का, सप्लायर है, जो सप्लायर है मतलब जो वेसल्स का ओनर है, जो सप्लायर है, वो जो है ना वो यहाँ पर बताएगा कि कितना टाइम किस जगह पे स्पेंड किया। मान लो ये जर्नी पूरी 24 घंटे की थी, 24 घंटे में से 20 घंटे महाराष्ट्र में लगे और 4 आवर्स गोवा में लगे, तो ये अमाउंट जो है 20:4 में डिवाइड हो जाएगा। 20,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र होगा और 4,000 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गोवा। ओके ना, आई होप कि ये वाला प्रोविजन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 सर्टेन परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस।
परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का मतलब क्या होता है, बराबर है, कुछ ऐसी सर्विसेज जिनके लिए किसी गुड्स का होना या किसी इंडिविजुअल का होना जरूरी है, जो किसी इंडिविजुअल को रेंडर की जाती है, किसी गुड्स पे परफॉर्म की जाती है। बट इन्होंने वर्डिंग्स यूज किए सर्टन परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, मतलब सब नहीं, कुछ ही सर्विसेज यहाँ पे कवर होगी। कौन कौन सी कवर होगी? रेस्टोरेंट की सर्विस, ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज है। आप यहाँ पे अगर जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, तो जब तक आप जाएंगे नहीं तो ये रेस्टोरेंट वाले आपको सर्विस कैसे देंगे? तो मतलब आपका होना, इंडिविजुअल का होना जरूरी है। ये सर्विस इंडिविजुअल को रेंडर की जाती है। तो रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, फिटनेस या ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस, या हेल्थ सर्विसेज, या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विसेज, ये सब सर्विसेज यहाँ पे कवर होती है बेटा। इनमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे सर्विस ये एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब इसमें अगर आपको दे दे कि रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यूँ दे दिया जाता है कि रिलायंस जो है वो अपने कुछ मॉडल्स जो है उनका ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ले रहा है उनके लिए दिल्ली में। रिलायंस रजिस्टर्ड है मुंबई में, सर्विस आप परफॉर्म कर रहे हो दिल्ली में, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दे रहे हो, आप सप्लायर हो, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दे रहे हो रिलायंस कंपनी को। कहाँ पर? दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? दिल्ली। भले ही यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर कि रिलायंस रजिस्टर्ड है कहाँ पर? मुंबई में, तो आप ये मत समझ लेना रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये जो सर्विस है सर्टेन परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, ये हमारे टाइगर में कवर नहीं होती, ये हमारे टाइगर में कवर नहीं होती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, ये टाइगर में कवर होती है। इसका मतलब रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसको बोलते हैं B2B सप्लाई, B2B सप्लाई। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? रिसिपिएंट की लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, बराबर है। और B2C है, मान लो रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहाँ पे ये सर्विस परफॉर्म की जा रही है। एग्जांपल के लिए ये डांस इंडिया डांस दिख रहा है आपको, मान लीजिए मैं इसमें जज बन करके जाता हूँ। डांस इंडिया डांस का फिनाले जो है वो होने वाला है मान लीजिए दिल्ली में, और डांस इंडिया डांस रजिस्टर्ड है मुंबई में। रजिस्टर्ड का है मुंबई में। अब मैं यहाँ पे अप्रेजल सर्विस दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, तो मैं उनके लिए 10 लाख रुपये चार्ज कर रहा हूँ जज बनने का। जो 10 लाख रुपया मैंने लिया उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? मुंबई, जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, ना कि एक्चुअल परफॉर्म हो रहा है। लेकिन डांस इंडिया डांस अगर अनरजिस्टर्ड होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होती, जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्चुअली परफॉर्म। ओके। एडमिशन टू एन इवेंट, एडमिशन टू एन इवेंट का मतलब होता है एंट्री टिकट। एंट्री टिकट अगर आप कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट्स में जाते हैं, एजुकेशनल इवेंट में, फेयर एग्जीबिशन वगैरह में, जो कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट का एंट्री टिकट लिया, जू वगैरह में घूमने गए आप, या मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने के लिए गए, कोई एग्जीबिशन में गए, कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स में गए, अनरिकग्नाइज या रिकग्नाइज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी इवेंट में आप गए तो आपने टिकट तो खरीदा होगा, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? या नेशनल पार्क गए, अम्यूजमेंट पार्क गए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कईयों के दिमाग में थॉट आएगा सर कुछ चीज़ें तो इनमें से एग्जाम्प्ट होती है तो उनके लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ होगा ही नहीं। बेटा भले ही एग्जाम्प्ट हो बट प्लेस ऑफ सप्लाई तो बताना पड़ेगा ना कि क्या है। आप लिखोगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई ये लोकेशन है बट वो एग्जाम्प्ट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे वो पार्क सिचुएटेड है या जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है। मान लीजिए कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं एक टिकट लेता हूँ IPL के मैच का जो दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में IPL का मैच होने वाला है, मैंने मुंबई में बैठ करके टिकट बुक किया, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा जहाँ पे वो इवेंट होने वाला है। ओके। एक्चुअली हेल्ड और पार्क इज लोकेटेड, जहाँ पे लोकेटेड है। सेक्शन 12(7) क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट एंड एंसिलरी सर्विसेज टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। ये इवेंट मैनेजमेंट की बात करता है और स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात करता है। यहाँ पर आप याद रखना इवेंट मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस वाला केस जो है वो आपके किस में कवर हो गया था बेटा? ये आपके ऑलरेडी कवर हुआ था। किस में कवर हुआ था बेटा? आपको पता ही है किस जगह पे कवर हुआ था? ये आपके कवर हुआ था कहाँ पर? टाइगर के अंदर। टाइगर के अंदर कवर हुआ था, पता है आपको? और ये टाइगर में कवर हो गया। जब ये टाइगर के अंदर चला गया, टाइगर में कवर हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस लिमिटेड का एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस लिमिटेड जो है वो एक शो कर रही है, रिलायंस लिमिटेड एक शो कर रही है और उसके अंदर मैं स्पॉन्सर हूँ और मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं उनको जो है, मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूँ, मैं रिसिपिएंट हूँ, वो सप्लायर है, मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा। फिर भले वो इवेंट दिल्ली में हो रहा हो, जयपुर में हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। केस नंबर 2 लेते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त की शादी, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ। अब बेटी की शादी के लिए
मुझे क्या चाहिए, एक इवेंट मैनेजमेंट वाला चाहिए। ये एक इवेंट मैनेजमेंट वाले भाई साहब हैं। मैंने इनको बोला भाई मेरी बेटी की शादी है, आपको पूरा इवेंट मैनेज करना है। इन्होंने बोला ठीक है सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कहाँ पर है, मैंने कहा जी एक काम कीजिए, दिल्ली में शादी है, हम मुंबई के रहने वाले हैं, दिल्ली में शादी, आपको वो इवेंट मैनेज करना। बोले ठीक है। अब यहाँ पे बेटी की शादी के लिए तो मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूँगा नहीं, मैं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी जहाँ पे वो इवेंट होने वाला है। तो ये जो मुझे सर्विस दे रहे हैं उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी। लेकिन अगर ये लोकेशन आउटसाइड इंडिया हुई और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और लोकेशन आउटसाइड इंडिया हुई तो क्या होगा। मान लो मैं अपनी बेटी की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग करवा रहा हूँ, दुबई में होने वाली है, और इवेंट मैनेजमेंट का काम ये भाई साहब करेंगे जो दिल्ली के रहने वाले, मैं मुंबई का रहने वाला, मेरी बेटी मुंबई की रहने वाली, ये भाई साहब दिल्ली के रहने वाले, शादी दुबई में होने वाली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, मेरी लोकेशन, रिसिपिएंट की लोकेशन उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो इधर देखो B2B है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, बट इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। मान लीजिए इवेंट इज हेल्ड मोर देन वन स्टेट एंड कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज, एक के साथ लमसम अमाउंट चार्ज कर दिया गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन टू बी द ईच स्टेट इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द वैल्यू ऑफ सर्विस डिटरमाइंड। बट मान लीजिए कोई प्रोपोर्शनेट डिसाइड ही नहीं किया गया, उस केस में आप वैल्यूएशन कैसे करोगे, उस केस में प्रोपोर्शनेट कैसे निकालोगे। तो इन्होंने क्या बोला, उस केस में रूल 5 लगा देंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके चलो, रूल 28 है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस। मान लीजिए ये जीटी है, मैं जीटीएम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज देता हूँ। ये है कंपनी टाटा कंपनी ने मुझे बोला कि महेश गौड़ जोधपुर से गुड्स उठाना है, ये जोधपुर है, जोधपुर से गुड्स मुझे लेना है और कहाँ लेकर के जाना है, सूरत जो गुजरात में है, गुजरात लेकर के जाना, जोधपुर राजस्थान में, सूरत गुजरात में, और मुझे गुजरात माल लेकर के जाना है। मुझे ये काम किसने दिया, टाटा ने दिया। टाटा रजिस्टर्ड है कहाँ पर, दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन। क्यों, क्योंकि ये टाइगर में कवर होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, दिल्ली। उस केस में मान लीजिए रतन टाटा अनरजिस्टर्ड होते या टाटा कंपनी जो है ये अनरजिस्टर्ड होती, मान लीजिए अनरजिस्टर्ड होती, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता। तो मैं जहां से गुड्स उठाऊंगा, जहां पे मुझे गुड्स हैंडओवर किया जाएगा, मुझे गुड्स जोधपुर में हैंडओवर किया जा रहा है कि जोधपुर में मुझे दिया जा रहा है, ये जोधपुर में मान लो, और ये लेकर के जाओ कहां पे, सूरत। तो जहां पे मुझे हैंडओवर किया जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे जोधपुर होगी। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होता तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होती। अब अगर गुड्स अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है, मान लीजिए कि गुड्स जो है ये आप हो, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आप मुंबई से दुबई माल भेज रहे हो, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का डेस्टिनेशन माना जाएगा, मतलब दुबई। ये गुड्स है, ये मुंबई से देखो दुबई के लिए निकल गया फ्लाइट में, ये फ्लाइट जा रही है, ये दुबई के लिए निकल गया। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो फ्रेट चार्ज किया जाएगा, जो फ्लाइट वाले फ्रेट लेंगे, भाई देखो फोगट में कोई नहीं लेकर के जा रहा, जो वो भाड़ा चार्ज करेंगे उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दुबई होगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बेटा ये भी टाइगर में कवर होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आपको पता हो तो टाइगर में कवर होता। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी। बट क्वेश्चन है अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया तो क्या होगा। तो देखो टिकट के अंदर टू और फ्रॉम लिखा जाता है, जहां से आप चढ़ोगे, जो आपका बोर्डिंग पॉइंट होगा वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी बेटा, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो। बराबर है। तो B2B है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और B2C है तो लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूस जर्नी। मान लीजिए फ्लाइट जो है वो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से त्रिपुरा से USA जाएगी। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं खाली, ओके। और मैं मुंबई से बैठा त्रिपुरा के लिए, बराबर है। अब यहाँ पे देखना बेटा ये एग्जेम्प्ट होगा, जो पैसा लिया जाएगा टिकट का वैल्यू प्राइस वो एग्जेम्प्ट होगा एंट्री नंबर 15 के अकॉर्डिंग ऑफ CGST एक्ट। लेकिन फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई तो बताना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा। तो लिखोगे प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, बट ये एग्जाम्प्ट है, इस पर GST नहीं लगेगा। सर मान लीजिए आप मुंबई से USA और USA से वापस मुंबई आते हैं, तो यहाँ पे बेटा दो प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे। अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मुंबई से USA गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई USA होगा, बराबर है। और दूसरा वापस USA से मुंबई आ रहा हूँ, सॉरी रॉन्ग बोल गया, मुंबई से मैं USA गया तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा मेरा, जहाँ से मैं चढ़ूंगा। और जब वापस USA से मुंबई आऊँगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में USA हो जाएगा।
ओके, तो आने वाली जर्नी जो है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं 1210 सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस। सर्विस ऑन बोर्ड एंड कन्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये फ्लाइट जा रही है, इस फ्लाइट के अंदर देखो आप ये खाने पीने की सामान दे रहे हैं, एयर होस्टेज वगैरह, बराबर है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है ना बेटा, उसमें खाने पीने का सामान मिलता है, डिनर होता है, लंच होता है, उसके अलावा डीवीडी वगैरह मिलती है, गेम्स खेलने के लिए डीवीडी मिलती है, आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। स्पा होता है, ये देखो स्पा, ये फ्लाइट्स में होता है, एयरलाइंस में स्पा होता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस एयरलाइंस में दी जाती है जब इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तब, तो बराबर है। तो ये काफ़ी सारी सर्विसेज फ्लाइट में दी जाती है, ट्रेन में दी जाती है, बराबर है। तो ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, वेसल्स में, क्रूज में ये जो सर्विसेज मिलती है, वेसल्स वगैरह में ये जो सर्विसेज मिलती है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेंस, जहाँ से वो फ्लाइट रवाना हुई, उसकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इसका मतलब इधर देखो, मान लीजिए यही वाली फ्लाइट ले लेता हूँ मैं, इस फ्लाइट के अंदर त्रिपुरा से जो आदमी चढ़ा है वो खाना पीना खाता है, वो त्रिपुरा से यूएस से जा रहा है, वो खाना पीना खाता है, डिनर लेता है, लंच लेता है, स्पा लेता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लेता है फ्लाइट में। प्लेस ऑफ सप्लाई सबके लिए मुंबई होगी, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट, यहाँ से फ्लाइट की जर्नी शुरू हुई थी, ये जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ओके, तो सर्विस ऑन बोर्ड फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस 1211, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, केबल एंड डीटीएच सब यहाँ पे कवर करेंगे बेटा, हम यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा। टेलीकम्युनिकेशन में एक होता है लैंडलाइन कनेक्शन, ये लैंडलाइन फोन है या डिश एंटीना, डीटीएच सेट ऑफ बॉक्स लगाया हुआ ये, बराबर है। अब ये इंस्टॉल होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, तो जहाँ पे इनको इंस्टॉल किया गया वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं मुंबई का रहने वाला, मैंने अपने पुणे के ऑफिस में इनको इंस्टॉल करवाया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे होगा बेटा। केस नंबर टू, मान लो मोबाइल फ़ोन है मेरे पास में, मोबाइल फ़ोन है, तब उसमें देखना पोस्टपेड कनेक्शन है, पोस्टपेड कनेक्शन, ये बिल आया, बिल देखो मोबाइल का बिल, इस पर जो बिलिंग एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। मान लो मेरे पास प्रीपेड कनेक्शन है, तो ये भाई साहब है, इन भाई साहब की शॉप पे जाकर के मैं वाउचर जो है वो खरीदता हूँ, खरीद करके स्क्रैच करके रिचार्ज करता हूँ, तो जहाँ से ये वाउचर बेच रहे हैं वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, एजेंट की लोकेशन। दूसरा, ये भाई साहब जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, मोबाइल से मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, तब भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, एजेंट की लोकेशन, जहाँ से ये रिचार्ज कर रहे हैं। या ऑनलाइन मैं खुद घर बैठ करके अपना ऑनलाइन रिचार्ज कर लेता हूँ मोबाइल, तो मोबाइल अगर मैं ऑनलाइन रिचार्ज कर रहा हूँ, सिम कार्ड में ऑनलाइन रिचार्ज कर रहा हूँ, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपेंट की लोकेशन, मेरी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सर वो उनको कैसे पता लगेगा, टेलीकॉम ऑपरेटर वालों को या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को। बेटा जब मैंने सिम कार्ड खरीदा था तो बाकायदा बेटा मैंने एक फॉर्म भरा था जिसमें मैंने अपने आधार कार्ड की डिटेल भी डाली थी और अपना एड्रेस भी डाला था, तो उनके रिकॉर्ड में रहता है। अगर किसी रीजन से रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है इस केस में। ओके, 12 बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर। बैंकिंग कंपनी जो सर्विस देती है उसके केस में क्या होगा, जरा देखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब बैंकिंग कंपनी जो है ना, ये आपके टाइगर में कवर नहीं होती है। देखो बैंकिंग कंपनी टाइगर में कवर नहीं होती है, इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन वाली भी टाइगर में कवर नहीं होती, तो वहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन से कोई लेना देना नहीं आपके। अब बैंकिंग कंपनी पे आते हैं अपन। बैंकिंग कंपनी का केस समझना बेटा। मान लो मैं दिल्ली गया किसी काम से और मेरा जो बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक है एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट है जो मुंबई में बोरीवली में मैं रहता हूँ। बोरीवली जो है उसी का एड्रेस मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेरा एड्रेस जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट या रिकॉर्ड में जो मेरा एड्रेस है वो है बोरीवली का। अब इधर देखना, मैं दिल्ली गया किसी काम से और दिल्ली में मैं क्या करता हूँ, एटीएम कार्ड से पैसा निकालता हूँ। ये एसबीआई का एटीएम है। मैंने एटीएम कार्ड जैसे डाला, एसबीआई का एटीएम मुस्कुराया, बोले गौड़ साहब आप यहाँ पर कैसे। मैंने कहा अरे यार तू मुझे कैसे जानता है। बोले गौड़ साहब आपका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास में, ये जो चिप लगी हुई है ना आपके एटीएम कार्ड में। मैंने कहा हाँ, बट इस कार्ड में जो चिप लगी उसमें आपका एड्रेस वगैरह सब मिल गया, आप हमारे तो कस्टमर हो। मैंने कहा ओके। बोले लेकिन गौड़ साहब 200 रुपीज़ चार्जेस लगेगा यार, आप लिमिट से ज़्यादा पैसा निकाला आपने। मैंने कहा चलेगा 200 रुपीज़ चार्जेस ले लो। अब एटीएम से मैंने पैसा निकाला, 200 रुपीज़ चार्जेस लगा, उस 200 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बोरीवली, जो मेरा एड्रेस उनके रिकॉर्ड में है। मान लीजिए एसबीआई का एटीएम खराब है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में गया, यहाँ के एटीएम में जाकर के मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, पैसा निकाल रहा हूँ। अब इस केस में आईसीआईसीआई बैंक वाला एटीएम मुझे घूर करके देख रहा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, घूर क्यों रहा, तुम हमारे कस्टमर नहीं हो, तुम्हारा एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, मैं एसबीआई का कस्टमर हूँ। बोले 300 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा चलेगा। उस 300 के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा।
जहाँ पे वो एटीएम है, जहाँ पे वो सप्लायर की लोकेशन है, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड से ऑफ द सप्लायर, तब तो फिर वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बट इफ द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इंश्योरेंस सर्विस, अब इंश्योरेंस सर्विस के अंदर बेटा आपको भी पता है, इंश्योरेंस सर्विस के अंदर बेटा आपको भी पता है यहाँ पर क्या कि भाई टाइगर में कवर होता है इंश्योरेंस। B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, B2C है, B2C तब ये क्या बोलता है, जो उनके एड्रेस में आए, उनके रिकॉर्ड में आपका एड्रेस है, वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फिर ये आती है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज वगैरह देते हैं ये उनके बारे में, तो जरा देखते हैं इनके बारे में हम ना। अब आ रही है सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 की। ये क्या बोलता है, जैसे गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट हमारे को करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट कई स्कीम्स निकालती है, जैसे बेटी बचाओ अभियान, जन धन योजना, वे वंदन योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये काफ़ी सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट टाइम पर निकालती रहती है, तो उनकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी गवर्नमेंट को भी करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट जो ये एडवर्टीजमेंट करवाती है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सा बात है बेटा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर महाराष्ट्र में एडवर्टीजमेंट करवाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान में एडवर्टीजमेंट करवाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एडवर्टीजमेंट करवाती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात में कोई एडवर्टीजमेंट करवाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान में कोई एडवर्टीजमेंट करवाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। प्रॉब्लम तब आती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट करवाती है जिसका बेनिफिट एक से ज्यादा स्टेट को मिलता है और उसका कोई बाइफर्केशन नहीं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये ट्रेन जो आपको दिख रही है, ये ट्रेन जो है आपके दिल्ली से रवाना होती है, गोवा जाती है। ये ट्रेन दिल्ली से गोवा जा रही है, इस ट्रेन के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने करवाया, बेटी बचाओ अभियान का एडवर्टीजमेंट करवाया। अब ये दिल्ली से गोवा जाते वक्त कम से कम 4 to 5 स्टेट्स को टच करती हुई जाएगी, तो 4 to 5 स्टेट्स में ये इसकी मार्केटिंग होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि मैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाला हूँ और मैंने ट्रेन के राइट्स खरीद रखे हैं कि ट्रेन पे एडवर्टीजमेंट मैं ही करूंगा, मैंने राइट्स खरीद रखे हैं। अब गवर्नमेंट को भी ट्रेन पे एडवर्टीजमेंट करवाना है तो मुझे पैसा देना होगा। गवर्नमेंट मुझे पैसा देती है कि महेश गोड सर ये लो 50 लाख रुपया, 1 महीने तक ये एडवर्टीजमेंट इस ट्रेन पे चलना चाहिए। अब इस ट्रेन पे 1 मंथ तक एडवर्टीजमेंट चलेगा, बट ये काफ़ी सारे स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। मुझे तो 50 लाख मिल गया, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानूं, दिल्ली को मानूं, गोवा को मानूं, महाराष्ट्र को मानूं, राजस्थान को मानूं, गुजरात को मानूं, हरियाणा मानूं, पंजाब मानूं, MP मानूं, क्या मानूं। इन सब स्टेट को टच करती हुई गई है ट्रेन, हर स्टेट से होकर के गुजरी है ट्रेन, बेनिफिट सारे स्टेट्स को मिल रहा है इसका। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, उसका प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाएगा, वो अब हम यहां पर सीखने वाले बेटा। ओके चलो आओ बेटा इधर देखो। एडवर्टीजमेंट सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, ईच ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्ट डिस्प्लेड या रन। जिस स्टेट में भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर मल्टीपल स्टेट में हो रहा है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है, जरा 1 by 1 हम देखते हैं। ये टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट है और जो प्रोपोर्शनल निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा वो यहां पर हम देखते हैं। पहला कैसे, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। इन्होंने बोला अमाउंट पेबल ऑल द एडिशन पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि मैं एक न्यूज़पेपर वाला हूं, बराबर है, नव भारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, मैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं उसका मालिक हूं मान लेते हैं, और गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि भाई जन धन योजना जो है इसका एडवर्टीजमेंट देना हमको न्यूज़पेपर में, नव भारत में। तो मेरा नव भारत, मैंने कहा देखो भाई नव भारत मेरा जो है वो एक नव भारत मुंबई, नव भारत पुणे, नव भारत गुजरात और नव भारत राजस्थान यहाँ पे आता है। किस में देना, बोले चारों में देना है। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। मुंबई के लिए आपको मुझे 10 लाख रुपीज़ देना होगा, पुणे के लिए मुझे 5 लाख रुपीज़ देना होगा, गुजरात के लिए आपको मुझे 8 लाख रुपीज़ देना होगा, राजस्थान के लिए मुझे आप 12 लाख रुपीज़ दोगे। टोटल वो मुझे कितना पे करें, ये सारा अमाउंट 20, 30, 35 लैक्स। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो 15 लैक्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र होगा क्योंकि ये दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। 8 लैक्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा, 12 लैक्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा बेटा, बराबर है। जिस जगह के एडिशन में मैं छाप रहा हूँ उसके लिए जो पैसा लिया वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, डायरीज। उस केस में आप क्या करोगे, बराबर है। एग्जाम्पल से समझना बेटा, मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट ने बोला महेश गौड सर हमारे को बेटी बचाओ अभियान इसकी मार्केटिंग करनी है,
मैंने कहा ओके ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा क्या सोर्स से करना आप बताइए। बोले कि टी शर्ट पे मार्केटिंग करनी। अब ये जो टी शर्ट्स है, टी शर्ट पे देखो बेटी बचाओ अभियान लिखा हुआ है। ये टी शर्ट जो है मैं 5 लाख टी शर्ट प्रिंट करता हूँ, गवर्नमेंट मुझे 50 करोड़ रुपया देती है, मैं 5 लाख टी शर्ट प्रिंट करता हूँ। अब 5 लाख टी शर्ट में से मैं क्या करता हूँ कि 1 लाख टी शर्ट यूपी में डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ, 2 लाख टी शर्ट राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ, और उसके अलावा 50,000 टी शर्ट्स जो है मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ, और 75,000 टी शर्ट बिहार में डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ, और 25,000 टी शर्ट गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने मुझे 50 करोड़ रुपया दिया, वो 50 करोड़ रुपीस डिवाइड हो जाएगा 1:2:0.5:0.75:0.25 इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ओके, उस हिसाब से फिर प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स और अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स को छोड़ करके बाकी जो बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लगाते हैं, जैसे देखो ये एयरपोर्ट के बाहर होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखा होगा शहरों में लगे हुए रहते हैं, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो अमाउंट पेबल फॉर दी होर्डिंग्स लोकेटेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब मुझे गवर्नमेंट ने बोला महेश गौड़ सर आउटडोर एडवर्टीजमेंट का राइट से आपके पास, मैंने कहा बिल्कुल आउटडोर एडवर्टीजमेंट का राइट से मेरे पास में, आप टेंशन ना लीजिए, बताइए क्या एडवर्टीजमेंट करना है। उन्होंने बोला कि जी हम सोच रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की जागरूकता जगह नहीं है हमारे को लोगों में कि कोविड की वैक्सीन जो टाइम पर ले। मैंने कहा ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि कहाँ कहाँ करना है, बोले कलकत्ता में करना है, दिल्ली में करना है, मुंबई में करना है, चेन्नई में करना है। मैंने कहा चारों जगह पे हो जाएगा, बट मुंबई के लिए मैं जो होर्डिंग्स लगाऊंगा ये 4 लोकेशन पे लगाऊंगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स जहाँ से मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाएगी। उसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया लूंगा, दिल्ली के लिए मैं 2 करोड़ रुपया लूंगा, कलकत्ता के लिए 50 लाख लूंगा, चेन्नई के लिए 50 लाख लूंगा। तो 2 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ये दिल्ली, 1 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, और 50 लाख के लिए कलकत्ता, और एंड अगेन 50 लाख के लिए चेन्नई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ओके, जहां पे मैं होर्डिंग्स लगा रहा हूं और जिस जगह के लिए मैं जितना पैसा चार्ज कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं मैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगा। तो इधर देखो बेटा, ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई और गोवा पहुंची, ये दिल्ली ये गोवा। तो देखो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई, ये गोवा पहुंची, और मान लेते हैं ये 5 या 6 स्टेट को टच करते हुए पहुंची। अब इस ट्रेन के ऊपर मैंने एडवर्टीजमेंट कर रखा है, मार्केटिंग कर रखी है गवर्नमेंट की। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा इस केस में, काफ़ी सारे स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा बराबर। उस केस में देखो ट्रेन का रूट, ये रूट है ट्रेन का, कि ये जो ट्रेन का जो ट्रैक है, ये ट्रैक बिछा हुआ है, तो ये किस स्टेट में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, एरिया कितने किलोमीटर तक ट्रैक फैला हुआ है। तो ट्रैक जिस स्टेट में जितने किलोमीटर है उसी प्रोपोर्शनेट में जो अमाउंट मुझे दिया जाएगा, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया देती है मान लो, वो 1 करोड़ को उसी प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करेंगे किस स्टेट में वो ट्रैक जो दिल्ली से गोवा जा रही है ट्रेन, वो किस स्टेट में कितना पार्ट उसके ट्रैक का फैला हुआ है किलोमीटर के हिसाब से, उसमें बाइफर्केशन कर लिया जाएगा उस हिसाब से। ओके, तो लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर दैट ट्रेन। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज। अब ऑयल है, गैस कंपनीज है, इनका जो बिल आता है, बिल के ऊपर भी आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट वगैरह क्या हुआ रहता है। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो इसके अंदर अमाउंट पेबल फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑन बिल पर्टेनिंग टू कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए मैं भारत गैस वाला हूँ, ये भारत गैस वाला हूँ बराबर है, और मेरे जो गैस के बिल है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने मुझे बोला एडवर्टीजमेंट करना उनकी एक स्कीम है अटल पेंशन योजना, उसकी। मैंने कहा ठीक है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अटल पेंशन योजना की मुझे मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मैंने बोला कि हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना, मेरे जो कनेक्शन है, जिन लोगों ने गैस कनेक्शन ले रखे हैं मुझसे, वो लोग जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में एंड गोवा में, 3 लोकेशन पे ले रखे हैं। महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों ने कनेक्शन लिए, गुजरात में 5 लाख लोगों ने कनेक्शन लिए, गोवा में 5 लाख लोगों ने कनेक्शन लिए। गवर्नमेंट मुझे 20 करोड़ रुपया देती है मार्केटिंग के लिए कि मैं अपने बिल पर जो गैस का बिल होगा उस पर मार्केटिंग करूं अटल पेंशन योजना की। तो प्लेस ऑफ सप्लाई 10 करोड़ के लिए इसी प्रोपोर्शनेट में डिवाइड होगा बेटा। 10 करोड़ के लिए महाराष्ट्र होगा, 5 करोड़ के लिए गुजरात होगा, 5 करोड़ के लिए गोवा माना जाएगा। ओके, नाउ
नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट ऑफ रेलवे टिकट। रेलवे टिकट के ऊपर भी आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे होंगे। तो सर रेलवे टिकट के लिए एडवर्टीजमेंट जो होता है उसको किस प्रोपोर्शनेट में डिवाइड करोगे आप? मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट से राइट्स खरीद रखा है रेलवे टिकट का। रेलवे टिकट का कहाँ का? महाराष्ट्र का, गुजरात और राजस्थान। यहाँ के जो रेलवे टिकट प्रिंट होंगे, निकलेंगे, उन पर हम जो चाहेंगे वो एडवर्टीजमेंट होगा। उसका राइट्स मैंने खरीद रखा। अब गवर्नमेंट को खुद को एक एडवर्टीजमेंट करवाना है, बराबर है, आम आदमी बीमा योजना का। अब उनको एडवर्टीजमेंट करवाना, उन्होंने मुझे बोला कि महेश गुड सर आप जो रेलवे टिकट है उनके ऊपर ये एडवर्टीजमेंट कीजिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझे 50 लाख रुपया दे दीजिए, 1 महीने तक एडवर्टीजमेंट चलेगा जो भी टिकट प्रिंट होंगे उन पर। अब क्वेश्चन इस 50 लाख को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करूंगा मैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में। तब यहाँ पर यह बोला गया कि भाई रेलवे स्टेशन कहाँ पर कितने, उस प्रोपोर्शनेट में। महाराष्ट्र में कितने रेलवे स्टेशन है? बोले मान लीजिए 500 रेलवे स्टेशन है। गुजरात में कितने? बोले 350 रेलवे स्टेशन। राजस्थान में कितने? 150 रेलवे स्टेशन। तो 500:350:150 के रेशो में ये 50 लाख डिवाइड होंगे, 50 लाख डिवाइड होंगे। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन के थ्रू कोई एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, एफएम रेडियो। अब रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची एक चैनल है, रेडियो मिर्ची मुंबई, रेडियो मिर्ची गुजरात, रेडियो मिर्ची राजस्थान, बराबर है। अब आप रेडियो मिर्ची राजस्थान में एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, उसके लिए मैं 50 लाख लूंगा। रेडियो मिर्ची गुजरात में करवा रहे हैं, उसके लिए 1 करोड़ लूंगा। तो गवर्नमेंट जो 1 करोड़ देगी गुजरात के लिए, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। राजस्थान के लिए जो 50 लाख देगी उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा। ओके, तो अमाउंट पेबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल। टीवी के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो है, अब ये कपिल शर्मा शो आता है, इस कपिल शर्मा शो के अंदर मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी के ऊपर बीच बीच में। तो वो एडवर्टीजमेंट जो है सोनी वाले जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो उस केस में इसका बेनिफिट तो कपिल शर्मा शो तो पूरा इंडिया देखता है, काफ़ी सारे स्टेट में देखा जाता है, काफ़ी सारे स्टेट में गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? गवर्नमेंट ने तो मान लीजिए टीवी चैनल वालों को 1 करोड़ रुपया दे दिया एडवर्टीजमेंट का। अब 1 करोड़ को बाइफरकेट कैसे करेंगे? तो इस केस में इन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ व्यूवर्स। अब ये नंबर ऑफ व्यूवर्स कहाँ से मिलेंगे? ये मिलते हैं व्यूवरशिप फिगर पब्लिश्ड बाय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, मतलब BARC, BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। वो व्यूवरशिप का फिगर पब्लिश करती है। फिगर फॉर द लास्ट वीक ऑफ गिवन क्वार्टर will be used for calculating viewership of succeeding quarter. Whether the channel viewership figure relates to a region comprising of more than one state or union territory viewership, then will be calculated in ratio of the population of state or union territory. Example समझो बेटा इसको। मान लीजिए जो चैनल है सोनी चैनल, बराबर है, इसमें जो शो आ रहा है वो रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, 3 रीजन में देखा जाएगा। और गवर्नमेंट ने पैसा दिया 16 अगस्त को 2021 को 10 करोड़ रुपया टीवी पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए 10 करोड़ रुपया दिया। ओके, अब रीजन 1 जो है इसमें महाराष्ट्र कवर होता है, रीजन 2 जो है इसमें गुजरात कवर होता है, और रीजन 3 जो है इसमें राजस्थान एंड हरियाणा कवर होता है। अब ये अगस्त में दिया। अब पिछला प्रीवियस क्वार्टर कैसे देखते हैं? अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एक क्वार्टर। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको पैसा दिया गवर्नमेंट ने। तो इसका जो पिछला क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उसमें लास्ट मंथ कौन सा? जून का जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक जून का, लास्ट वीक ऑफ जून, उसमें BARC ने व्यूअरशिप की एक लिस्ट जारी कर रखी है कि किस स्टेट में कितने व्यूअर्स ने ये प्रोग्राम देखा है। तो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बोला गया है, मान लीजिए 50 लाख लोगों ने ये प्रोग्राम देखा महाराष्ट्र में। गुजरात के अंदर बोला 20 लाख लोगों ने देखा, और रीजन 3 जो है वहाँ पर 30 लाख लोगों ने देखा है। तो 10 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 5 करोड़, 2 करोड़ एंड 3 करोड़। ये 5 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा महाराष्ट्र, इस 2 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा गुजरात। बट ये जो 3 करोड़ है इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? राजस्थान, हरियाणा, 2 स्टेट लग रहे हैं रीजन 3 में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? राजस्थान और हरियाणा की पॉपुलेशन निकाल लो। पॉपुलेशन मान लेते हैं 2 करोड़ है राजस्थान की, 1 करोड़ है हरियाणा की पॉपुलेशन। तो
इसी पॉपुलेशन के रेशो में 2:1 के रेशो में 3 करोड़ को डिवाइड कर दो। जो लेटेस्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, तो 2 CR के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, 1 CR के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, आ जाओ आगे, एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल वगैरह में अगर थिएटर में कोई एडवर्टीजमेंट होता है, आप मूवी देखने जाते हैं, आपने देखा होगा कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह थिएटर में भी होते हैं, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, पेबल टू ए सिनेमा हॉल और स्क्रीन इन मल्टीप्लेक्स इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। राजस्थान के अंदर मेरे पास में 500 स्क्रीन है और महाराष्ट्र के अंदर मेरे पास में 300 स्क्रीन है जहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। राइट से मेरे पास में एडवर्टीजमेंट के, इनके लिए मैं 50 लाख लूँगा, इनके लिए मैं 30 लाख लूँगा। 30 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, 50 लाख के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं बराबर, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट ओवर इंटरनेट, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, सब्सक्राइबर फिगर पब्लिश्ड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने जो फिगर पब्लिश कर रखा है उसके प्रोपोर्शनेट में। और फिगर कब पब्लिश किया हुआ है, फिगर फॉर द लास्ट क्वार्टर फॉर ए गिवन फाइनेंशियल ईयर will be used for calculating the number of internet subscriber for succeeding financial year, where the internet subscriber figure relates to a region comprising more than one state or union territory। तो फिर पॉपुलेशन के रेशो में कैसे, इधर देखना बेटा, ध्यान से समझो। मान लीजिए मुझे 28 जुलाई को, मैं एक इंटरनेट ऑपरेटर हूँ और मैं इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाता हूँ। गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आती है और मुझे बोलती है इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट करना, मैंने कहा हो जाएगा। गवर्नमेंट मुझे बोलती है कितना पैसा लगेगा, मैंने कहा 20 करोड़ दे दो आप, बोले ठीक है। अब मेरा जो चैनल है इंटरनेट पे वो चल रहा अलग अलग रीजन में, एक रीजन 1 है, एक रीजन 2 है, एक रीजन 3 है। इसमें मान लेते हैं गोवा आता है, इसमें मान लेते हैं आंध्र प्रदेश आता है, AP, इसमें मान लेते हैं कर्नाटक आता है, बराबर है। कर्नाटक एंड एक और ले लेते हैं तेलंगाना, ये आता है। अब इधर देखना बेटा, गोवा जो है बराबर, उसके व्यूअरशिप, और व्यूअरशिप कब लोगे, 20 जुलाई 2021 को मुझे पैसा मिला। तो जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2021, इसका लास्ट क्वार्टर जनवरी 21 से लेकर के मार्च 21, इसका जो फिगर है वो आपको देखना है। इधर देखो, लास्ट क्वार्टर ऑफ गिवन फाइनेंशियल ईयर, ये मान लो फाइनेंशियल ईयर 2021, इसका जो लास्ट क्वार्टर है विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर फॉर द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज करेंगे। तो मतलब 21-22 के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो 21-22 में मुझे 20 करोड़ रुपया मिला, और मान लेते हैं गोवा के लिए उन्होंने बोला जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो हैं 30 लाख, बराबर है। AP के अंदर मेरे सब्सक्राइबर है 20 लाख, और रीजन 3 जो है वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर है 50 लाख। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज़ रीजन 3 के लिए आ जाएगा, और ये वाला जो आपके 6 करोड़ रुपीज़, ये 4 करोड़ रुपीज़। 4 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, AP। 6 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा, बट 10 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो ये फर्दर बाइफरकेट होगा कर्नाटक तेलंगाना की पॉपुलेशन में, जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी पॉपुलेशन के रेशो। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपके बेटा एडवर्टीजमेंट थ्रू SMS के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर है फिगर उसके प्रोपोर्शनेट में देखा जाएगा, जो ट्राई पब्लिश करती है। कब पब्लिश करती है, फिगर फॉर गिवन क्वार्टर विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द सब्सक्राइब ऑफ सक्सेडिंग क्वार्टर। अब इधर देखना, यहाँ पे भी ये है, मान लो SMS के थ्रू मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मेरे पास राइट्स है SMS के थ्रू एडवर्टीजमेंट करने का। मेरे पास जियो की सिम है, जियो के राइट्स मैंने खरीद रखे हैं, जियो के थ्रू मैं SMS के जो है SMS के थ्रू मार्केटिंग करता हूँ। गवर्नमेंट मुझे बोलती है महेश गौड़ सर आपको मार्केटिंग करनी है, मैंने कहा मैं कर दूंगा, बट मेरा जो लिंक है, जो राइट्स मेरे पास मिले हैं वो रीजन 1, 2 एंड 3 के मिले। रीजन 1 में राजस्थान आएगा, रीजन 2 में गुजरात आएगा, रीजन 3 में महाराष्ट्र एंड गोवा आएगा। बोले ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मुझे पैसा कब मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मान लेते हैं 11 नवंबर को गवर्नमेंट ने मुझे दिया एडवर्टीजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपया। बोले SMS के थ्रू मार्केटिंग करनी, मैंने कहा ओके। इसका प्रीवियस क्वार्टर कौन सा है, जुलाई अगस्त सितंबर वाला। जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है, ट्राई ने उसके जो सब्सक्राइबर के फिगर मुझे दिए हैं वो क्या है, सब्सक्राइबर के फिगर
मेरे थे राजस्थान के लिए मान लीजिए 3 करोड़, गुजरात के लिए 2 करोड़, महाराष्ट्र गोवा के लिए 5 करोड़, ये फिगर थे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई 3 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा, 2 करोड़ के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा, और 5 करोड़ के लिए फर्दर बाइफर्केशन होगा इनकी पॉपुलेशन में। ओके, अब बेटा लास्ट ले लेते 12.2। अभी यहाँ पर 12.2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। 12.2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब कोई भी प्रोविजन नहीं लगेगा तो 12.2 लगेगा। 12.2 जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन टाइगर में कवर होता है। तो ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, बराबर है, और सप्लायर और रिसिपेंट दोनों के लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी, और रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। रिसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तब आपको यह देखना कि रिसिपेंट की लोकेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, वो अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे सेक्शन 13 की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 जो है उसमें अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसिपेंट दोनों में से किसी भी एक की लोकेशन अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है तो सेक्शन 13 में एप्लीकेबल होगा। 13 में सबसे पहले हम जनरल प्रोविजन पे आ जाते हैं 13.2 में, क्योंकि अब तो आपको जनरल प्रोविजन के बारे में नॉलेज भी हो गया। 13.2 के बारे में मैं इतना बता देता हूँ कि अगर रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल है तो रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। और 13.2 कब लगेगा, जब बाकी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे सेक्शन 13 के, तो ये वाला प्रोविजन, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। नाउ 13.3 आते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसके लिए किसी इंडिविजुअल का होना जरूरी है, जो किसी इंडिविजुअल को रेंडर की जाएगी सर्विस या किसी गुड्स पे परफॉर्म की जाएगी, वो सर्विस यहाँ पे कवर होती है। इसका मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन ना हो या कोई भी गुड्स ना हो तो वो सर्विस देना पॉसिबल नहीं है। जैसे लॉन्ड्री की सर्विस, हेल्थ क्लब की सर्विस, फिटनेस सेंटर की सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस, आपके पोर्टफोलियो के लिए फोटो क्लिक करते फोटोग्राफर की सर्विस वगैरह हो गई, बराबर है। तो उसके लिए क्लासरूम कोचिंग की सर्विस, जब तक स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे किसको, तो क्लासरूम कोचिंग भी इधर कवर होती है, बराबर है। तो यहाँ पे सर्टेन वर्ड यूज नहीं किया, मतलब यहाँ पे हर तरह की परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस यहाँ पे कवर होगी, बराबर है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बोला गया बेटा लोकेशन वेयर दी सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है गुड्स के केस में, कि अगर किसी भी गुड्स पे सर्विस परफॉर्म की जाती है रिमोट लोकेशन से, मान लीजिए यूएसए में कोई मोटर व्हीकल्स वगैरह या कोई मशीन है जो खराब हो गई, उसको मैं मुंबई से ठीक कर रहा हूँ, रिमोट लोकेशन हो गया मुंबई, क्योंकि दूर दराज से, रिमोट लोकेशन मतलब दूर दराज, रिमोट लोकेशन से मैं रिपेयर कर रहा हूँ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस केस में वो भी यहाँ पे कवर होगी। तो गुड्स पे सर्विस परफॉर्म की जा रही है, रिमोट लोकेशन से की जा रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उस केस में जहाँ पे वो गुड्स सिचुएटेड है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। परफॉर्म मैं मुंबई में कर रहा हूँ बट गुड्स कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएसए में सिचुएटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूएसए होगी बेटा। ओके, सेकेंड केस है अगर कोई भी गुड्स मैंने टेम्पररी इंपोर्ट किया, इधर देखो ये जो मशीन है, ये मशीन मैंने टेम्पररी इंपोर्ट की है, ये देखो ये वेसल से आ रही है मशीन इंडिया में, क्यों आ रही है, क्योंकि मैं इसको रिपेयर करूंगा, मैं इसको रिपेयर करने के बाद इंडिया में यूज नहीं करता, बिना यूज किए वापस री एक्सपोर्ट कर देता हूँ, विदाउट यूज री एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक करके रिपेयर करके री एक्सपोर्ट कर देता हूँ, उस केस में जनरल प्रोविजन लगेगा बेटा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। ओके, तो 13.3 एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ पर। और जनरल प्रोविजन क्या है, रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल है तो रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ना इसके बाद में आता है सेक्शन 13.4 है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज। तो यहाँ पे जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी बेटा। एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट इंक्लूडिंग दिस सर्विस एंसिलरी टू एडमिशन, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कि भाई एंट्री टिकट के बारे में, यहाँ पे इन्होंने एंट्री टिकट के बारे में यहाँ पे भी बात की, बराबर। दूसरा हमने 12.7 में पढ़ा था इवेंट मैनेजमेंट के बारे में, वो भी इन्होंने यहीं पे कवर कर लिया, इवेंट मैनेजमेंट। मतलब दोनों केस, एंट्री टिकट और इवेंट मैनेजमेंट, दोनों के दोनों केस यहाँ पे एक ही सेक्शन में 13.5 में कवर कर लिए गए। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप को कवर नहीं किया गया, जबकि 12.7 में स्पॉन्सरशिप भी कवर था। ओके, वो यहाँ पे कवर नहीं किया गया। यहाँ पर ये क्या बोल रहे, जहाँ पे वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इवेंट एक्चुअली हेल्ड, जहाँ पे इवेंट हो रहा है, परफॉर्म नहीं, जहाँ पे इवेंट हो रहा है वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। एंट्री टिकट के लिए भी, इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विसेज के लिए भी ना। अब बारी आती है सेक्शन 13(6) और 7 दोनों को एक साथ यहाँ पे लेने की। ये क्या बोलता है
ये जो सर्विसेज आपने पढ़ी है ऊपर, कौन सा 13.3 परफॉर्मेंस बेस वाली, 13.4 इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली और 13.5 इवेंट मैनेजमेंट वाली, ये सर्विसेज अगर एक से ज़्यादा लोकेशन भी दी गई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मान लो इनमें से जो सर्विस, मान लो मैं इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, आपका कोई इवेंट हो रहा है, बराबर है, आपका नहीं, आप तो इंडिया के ही हो। एक काम करते हैं, ये है दुबई के शेख साहब, इनका इवेंट हो रहा है, इनके इवेंट को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं इंडिया का हूँ, सप्लायर इंडिया का है और ये रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, सेक्शन 13 लगेगा। अब इन्होंने बोला जो इवेंट इनका होने वाला वो यूएसए में होने वाला और यूके में होने वाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी ये पैसा मुझे देंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन्होंने बोला यूएसए में होगा, यूके में होगा और जयपुर में होगा। एक लोकेशन भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर टैक्सेबल टेरिटरी मान लिया जाएगा बेटा, और टैक्सेबल टेरिटरी मान करके प्लेस ऑफ सप्लाई जब टैक्सेबल टेरिटरी माना जाएगा तो पूरे अमाउंट पे जो भी ये मुझे पैसा देंगे उस सब पे जीएसटी चार्ज होगा। सर बचने का तरीका, इनको बोलो अग्रीमेंट अलग अलग बनाए, यूएसए यूके का अग्रीमेंट अलग बनाए, जयपुर वाला अग्रीमेंट अलग बनाए, तब तो खाली जयपुर वाले पे टैक्स लगेगा। अदरवाइज तीनों का पैसा एक साथ दे दिया, एक ही अग्रीमेंट बना तो पूरे पे जीएसटी लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 13.8 है, 3 सर्विसेज कवर करते हैं यहाँ पे। वो सर्विसेज है BHIB, बी का मतलब बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो सर्विसेज अपने अकाउंट होल्डर को देते हैं वो। एच का मतलब हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की सर्विस और आई का मतलब इंटरमीडिएरी सर्विसेज। तो सर्विस सप्लाइड बाय ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC टू अकाउंट होल्डर। इन तीनों के तीनों सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी। ध्यान से सुनना बेटा, ये यूके के अंदर एक बैंक है, इसमें मेरा अकाउंट है, बराबर है। ये जो भी मुझे सर्विस देंगे, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, ये जो भी मुझे सर्विस देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, यूके मानी जाएगी। इंटरमीडिएरी सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। रिकवरी एजेंट, कमीशन एजेंट, ट्रैवल एजेंट, ये कुछ इंटरमीडिएरी है। तो इंटरमीडिएरी जो है, ये जो सर्विसेज देते हैं उनमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, सप्लायर की लोकेशन। नेक्स्ट सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ध्यान से सुनना, बिल गेट्स मुंबई आते हैं घूमने फिरने के लिए, ये मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है बेटा मेरा। बिल गेट्स बोलते 20 दिन के लिए उनको कोई कार हायरिंग पे चाहिए, मैंने कार उनको हायरिंग पे दे दी। ये बिल गेट्स से ये कार मैं इनको हायरिंग पे दे रहा हूँ और इनसे मैंने 10 लाख रुपया लिया। प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी लोकेशन मानी जाएगी, सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। बिल गेट्स ने बोला 2 महीने के लिए चाहिए, 2 मंथ्स के लिए है, मतलब मोर देन 1 मंथ है, तो फिर जनरल प्रोविजन लग जाएगा 13.2। और 13.2 क्या बोलता है, अगर रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल है तो रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, वो अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर क्या कवर नहीं होगा, यॉट कवर होगी बट वेसल्स और एयरक्राफ्ट यहाँ पे कवर नहीं होंगे, या कोई भी मोटर व्हीकल जो हायरिंग पे दे रहे हैं वो 1 मंथ से ज़्यादा के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में जो डेस्टिनेशन है गुड्स का वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस से अगर 13.10 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, जो एम्बार्किंग पॉइंट है उनका, पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस, जहाँ से वो चढ़ेंगे, जो हमने सेक्शन 12 में भी पढ़ा, जहाँ से वो चढ़ेंगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और बोर्ड वगैरह पे वेसल्स में जो खाने पीने की फैसिलिटी या सर्विस दी जाती है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उनके लिए भी उन्होंने बोला फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट। ये सेम टू सेम अपने सेक्शन 12 में भी पढ़े थे, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ ऑन डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। ना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस सर्विस, OIDAR वाली सर्विस बेटा, OIDAR वाली सर्विस जो होती है, इसमें अगर सप्लायर या रिसिपेंट दोनों में से एक भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, बराबर, तो ये सर्विस एप्लीकेबल होगी। और इसमें रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। किसकी लोकेशन, रिसिपेंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ओके, 13.2 ऑलरेडी हमने कर लिया। नाउ सम क्लेरिफिकेशन आते हैं, कुछ क्लेरिफिकेशन है जो ICAI ने टाइम पर निकाले। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्शन, फार्मास्यूटिकल सेक्शन को लेकर के उन्होंने जो कुछ क्लेरिफिकेशन दिए कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा यहाँ पर। ओके, इन्होंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये क्या क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनो। मान लो ये यूके की कंपनी है, यूके की कंपनी ने मुझे कुछ केमिकल्स दिए, बोले महेश गुड इस पर रिसर्च करो, आप इस पर रिसर्च करके हमें बताओ कि ये केमिकल कैसा है, किस हिसाब से। तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो यूके की है, मैं इंडिया का हूँ, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे सर्विस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है, एक्चुअली क्या लगना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, क्योंकि जब तक वो केमिकल पे मैं R&D नहीं करूँगा तब तक
काम होगा नहीं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस लगनी चाहिए, और परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस जहाँ पे परफॉर्म हो रही है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई का तो जीएसटी लगेगा। तब अब यूके वालों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया कि भाई जीएसटी लगा रहे हो आप, तो फिर मतलब नहीं है, जीएसटी लगा रहे हो, हम तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला महेश गौड़ तुम जीएसटी मत लगाओ। मैंने कहा भाई जीएसटी तो तब नहीं लगेगा जब एक्सपोर्ट सर्विस होगी। तो बोले एक्सपोर्ट सर्विस कब होगी? मैंने कहा जब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा तब एक्सपोर्ट सर्विस माना जाएगा यहाँ पर। बोले ओके ओके ओके, तो ठीक है, अपन कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ पर, देखते क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। बोले रिसिपिएंट जो है यूके, उसी की लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उसी की लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे बेटा। ओके, सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टैक्सेबल टेरिटरी का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मैं, और रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिलमेंट ऑफ ऑल अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस। खाली प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़ करके बाकी की कंडीशन पूरी करता हूं, मतलब ये पेमेंट फॉरेन करेंसी में करेंगे, मेरी लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी होगी, इनकी लोकेशन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, और प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंडिया में चलेगा, बाकी की कंडीशन पूरी करनी है। तो उसको फिर क्या मान लिया जाएगा? आउटसाइड इंडिया। रिसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी वहां पर। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट केस आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट। पोर्ट पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अब इसको लेकर के क्या इशू आ गया था? वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी सर्विसेज पोर्ट पे जो प्रोवाइड की जाती थी। सम ऑफ सब सर्विस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ अराइवल ऑफ वैगन्स एट पोर्ट। जो ये वैगन्स आ रहे हैं पोर्ट पे, ये वैगन्स की सर्विसेज थी, वैगन्स को उतारना लाना करना। होलेज ऑफ वैगन्स इनसाइड पोर्ट एरिया अप टू द प्लेस ऑफ अनलोडिंग, स्लाइडिंग ऑफ वैगन्स, वैगन्स की स्लाइडिंग वगैरह करना, ये देखो बराबर है। इनसाइड द पोर्ट अनलोडिंग द वैगन्स मूवमेंट वगैरह, ये सारी सर्विसेज। अब इसको इशू क्या आया था? ये तो सर्विसेज प्रोवाइड करते तो इसमें नई बात क्या है? यहाँ पे इशू आ गया था कि इसको क्या माना जाएगा? सच सर्विसेज आर एंसिलरी टू और रिलेटेड टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज आर नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर यह मान लिया गया कि इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज में कवर किया जाएगा, क्योंकि पोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो रखने करने का जो पैसा लिया जाता है उसी का पार्ट ये भी माना जाएगा। तो बोले नहीं, ये एक अलग चीज़ है, और यहाँ पर ये जो हैंडलिंग सर्विसेज है, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, उसका जो है उसमें कवर होगा, ये उससे रिलेटेड सर्विसेज माना जाएगा, उसकी एंसिलरी सर्विसेज है। और इस पर सेक्शन 12(2) या 13(2) लगाया जाएगा। 12(2) कब? जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों की लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी है। 13(2) जब दोनों में से किसी एक की लोकेशन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, सर्विस रेंडर ऑन गुड्स अनपॉलिश डायमंड टेम्पररी इंपोर्टेड इन इंडिया। अब ये अनपॉलिश डायमंड है, इनको मैंने इंडिया में इंपोर्ट किया, मैंने इनकी कटिंग की, इनको पॉलिश वगैरह किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दे रहा हूँ, बराबर है। अब ये टेम्पररी मैंने इंपोर्ट किया, मैंने पॉलिश किया, और बिना यूज़ किए अगर मैंने री एक्सपोर्ट कर दिया, बिना यूज़ किए, तो मालूम है मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का एक्सेप्शन बताया था मैंने कि वहाँ पर 13(2) एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है बेटा कि इस जगह पे 13(2) एप्लीकेबल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM इंडस्ट्रीज। ये क्या? ध्यान से सुनना। फॉरेन से मुझे बोला गया था भाई एक सॉफ्टवेयर बनाना, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर बनने के बाद में ये जो भाई साहब है, ये यूके के, इन्होंने मुझे बोला ये सॉफ्टवेयर जो है, एक काम कीजिए, हम आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस पर रन करके बताइए। इन्होंने मुझे कंडक्टर दिया, उस पर मुझे रन करके वो देखना था सॉफ्टवेयर के वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, चेक करना था, टेस्टिंग करनी थी उसकी, वो रन करके मैंने चेक किया कि प्रॉपर काम कर रहा है। अब इन्होंने क्या बोला भाई, यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या बोलता है भाई, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में कवर किया जाएगा, क्योंकि जब तक ये कंडक्टर नहीं देते, वो टेस्ट नहीं होता, तो फिर हम यही मानेंगे कि भाई वो कंडक्टर होना जरूरी है, तो उसके बिना सर्विस परफॉर्म होना पॉसिबल नहीं था। तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, मुझे किसी कंडक्टर की जरूरत नहीं थी, बराबर है। कब? जब सॉफ्टवेयर बना रहा था तब। सॉफ्टवेयर तो मैंने तभी बना लिया था जब बिना किसी की जरूरत के। तो यहाँ पर जबरदस्ती परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में डालने की जरूरत नहीं इस चीज़ को, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में नहीं जाएगा। यहाँ पे 13(2) जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट है बेटा, ये एयरक्राफ्ट जो है, मान लेते हैं ये बिल गेट्स का एयरक्राफ्ट है, ये दिल्ली के अंदर खराब हो गया, दिल्ली में खराब हो गया, मैं इनको रिपेयर वगैरह कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रिपेयर कर रहा हूँ इस एयरक्राफ्ट को, तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दे रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? दिल्ली माना जाना चाहिए। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, एक क्लेरिफिकेशन निकाल दिया एयरक्राफ्ट के लिए। ये किसके लिए? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, खाली एयरक्राफ्ट के केस में ही एप्लीकेबल होगा।
इन्होंने सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 की पावर को यूज़ किया और पावर को यूज़ करके बोला गवर्नमेंट है कि भाई हम अगर सप्लायर की लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी है, रिसिपेंट की लोकेशन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है और रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज दी जा रही है जो एयरक्राफ्ट का इंजन या एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट और पार्ट से रिलेटेड है, तो रिसिपेंट की लोकेशन हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। मतलब बिल गेट्स की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मान लो उनकी लोकेशन यूएस है तो यूएस से प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, ना कि दिल्ली। भले मैं यहाँ पे कहाँ पे दे रहा हूँ सर्विस, दिल्ली में दे रहा हूँ। ये कुछ क्लेरिफिकेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। अब ऑलमोस्ट रात के 12 बजने वाले हैं, अभी एक और शूट भी आगे का भी मुझे लेना है। मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए। लेक्चर अगर पसंद आया और आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है, लाइक किए बिना वीडियो को बंद मत करना। इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो हमको मोटिवेट करता है। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।